प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके सेट 2 का 324 AY जिसका कोड है उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो की लिंक, और आप वहां से जा करके उनको देख सकते हैं। अब हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, घ क्वेश्चन 5वें के घ क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। इस वीडियो में हम 5वें के घ क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत का न्यूनतम इस जेड का यानी उद्देश्य फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इसके जैसा सेम क्वेश्चन हम कहाँ कर चुके हैं, 324 BC कोड में। वहाँ पर ये 4th का ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 324 BC 2023 में आया हुआ कोड है ये, ठीक है ना। आप उसको वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। बस उसमें क्या चेंज है, इस 8 की जगह वहाँ पे 9 है, और ये वाली इक्वेशन सेम है, बिल्कुल ये वाली भी सेम है, और इसमें बस 20 की जगह 10 है। बाकी सेम सब कुछ यही है, तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा, आप उसको देख करके कर लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि f(x) बराबर ये है, फलन है आपका, द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सांतता अवकलनीयता की जांच करनी है। फलन हमारा क्या दिया गया है, देखिए दिया गया फलन, पहले इस फलन को ही हम ठीक तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना। यह है आपका f(x) इक्वल्स टू मोड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, है ना। ये है कब है, ये जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, और 0 है जब x की वैल्यू 2 है। अब देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो मोड है, अब मोड की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। मोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जो मोड के अंदर है उसकी वैल्यू। और ये निगेटिव होता है कब, जब इसकी वैल्यू ही, x की वैल्यू ही लेस देन इक्वल टू 0 हो, सॉरी इक्वल नहीं है, लेस देन टू 0 हो, ठीक है। ये मोड की प्रॉपर्टी होती है। अब इस मोड की प्रॉपर्टी से हम इस वाले को, मोड x माइनस 2 को एक बार पॉजिटिव लिख देंगे, एक बार निगेटिव लिख देंगे, ठीक है। देखिए, एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, मोड x माइनस 2 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। लेकिन इक्वल टू पे तो इसने कुछ और दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इक्वल वाला केस नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 2, यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब मेरे पास फंक्शन ये होगा, और जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब मेरे पास ये क्या होगा, यही मोड निगेटिव में आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या हम निगेटिव में लिख देंगे और ऊपर वाले को जू का तू लिख देंगे, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है वो तो ये है ही, ये 0 होगा कब, जब x की वैल्यू 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो इससे हमारा ये फंक्शन क्या बना, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी 1 होगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और 0 लिख देते हैं बीच में ये वाला, जब x की वैल्यू 2 होगी, और -1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन टू 2 होगी, ये वाला x लेस देन टू 2, तो -1, इससे कट जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो आपका फंक्शन मोटा मोटा ये बना। यहां से आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पर इसने चेक करने के लिए कहा है, सांतता और अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए x बराबर 2 पर सतता के लिए कंटिन्यूटी हम जिस पे चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 पर क्या होगी, x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो लिख दिया हमने 0। फिर निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 के लेफ्ट में जा रहे हैं हम, है ना। मान लीजिए हमारे पास ये 2 है यहाँ पर, तो हम इसके लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत हल्का सा लेफ्ट में, तो यानी हम यहाँ पर इसको लेफ्ट में माइनस लगा देते हैं यहाँ, ताकि ये सिर्फ शो करने के लिए है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। अब देखिए, जब x की वैल्यू 2 से निगेटिव यानी 2 से थोड़ी लेफ्ट में है, यानी 2 से छोटी है, तो फलन हमारा वहाँ क्या है, हमारा फलन वहाँ पे f(x) इक्वल्स टू -1 है। देखिए, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x टेंडिंग टू 2, और ये आ जाएगा -1। अब ये हटा दीजिएगा आप, क्योंकि ये तो हमें पता ही चलेगा कि लेफ्ट में है, ठीक है। अब हटा दीजिएगा, और यहाँ पे लिखेगा फंक्शन हमारा -1 है, तो हमने -1 लिख दिया। अब इसमें x तो है नहीं जो लिमिट पुट करूँ, तो यानी ये आंसर इसका -1 ही आएगा। अब वैसे तो पता यहीं से चल गया, क्योंकि सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर आनी चाहिए। अब चूंकि इसमें ये फंक्शन की वैल्यू तो 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, तो यहीं से पता चल गया कि x बराबर 2 पे ये सतत नहीं है। लेकिन फिर भी हम राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट हम निकाल देते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से, हाँ जी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ तो इसमें हम करते हैं। तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 2 +
एफ ऑफ एक्स और इक्वल्स टू ये आ जाएगा लिमिट, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे प्लस लगा देते हैं 2, और अब x की वैल्यू 2 से बड़ी है थोड़ी सी, 2 से बड़ी का मतलब x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इसमें भी वैल्यू पुट नहीं होगी, 1 ही आ जाएगा जू का तू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तीनों ही अलग अलग आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2 x इक्वल्स टू 2 पर। तो ये तो कोई भी बराबर नहीं है, और सतत होने के लिए ये तीनों बराबर होने चाहिए थे, है ना। अब हम कहेंगे यहाँ पर अतः x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन, x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उसने कहा कि अवकलनीयता की भी जांच कीजिए तथा अवकलनीयता की भी जांच करनी है। जांच करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सतत नहीं आया है। देखो मैं आपको एक प्रमेय बताता हूँ, एक प्रमेय ये दे रखी है, ये लिखनी है ना प्रमेय से, यहाँ हम ये लिखेंगे इसी क्वेश्चन में। यदि कोई फलन, प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी है। अब आप समझिए, यानी किसी फलन को किसी पॉइंट पर अगर अवकलनीय होना है तो उससे सतत होना भी जरूरी है। अगर वो सतत नहीं हुआ तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो अब हम जो पीछे क्वेश्चन करके आए ये वाला ही, इसमें हमने ये दिखाया कि x बराबर 2 पे वो सतत नहीं है, तो अगर वो सतत नहीं है तो इसका मतलब वो अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस पर में से हम इसको कह देंगे कि अतः फलन जो है हमारा, अतः दिया गया फलन जो है फलन एफ ऑफ एक्स x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना, अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय नहीं है। समझे ना आप बात, कि अगर वो अवकलनीय होता तो उसको सतत भी होना जरूरी था। अब सतत तो वो आया नहीं, तो अगर वो सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं है। लेकिन अगर वो सतत होता तो फिर हम अवकलनीयता चेक करते, फिर ये भी जरूरी नहीं है कि अगर वो सतत हो जाए तो वो अवकलनीय होगा ही, ठीक है ना। सतत होने के बावजूद भी कोई फंक्शन अवकलनीय नहीं भी होता, है ना। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अगर वो अवकलनीय है तो वो पहले सतत होके आएगा, यानी वो जरूर सतत होगा उस पॉइंट पर। समझ रहे ना आप बात। तो उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए छठे का क्या क्वेश्चन क्या कहता है। छठे का क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण आपके पास दे रखी है उसने, x प्लस 3y² dy/dx इक्वल्स टू y। इसको हल करना है, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान है इसको हल करना। हम क्या करेंगे, यहाँ से तो मैं इसको डायरेक्ट कर नहीं पाएगा, ना तो x y को अलग अलग कर सकता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही दे रखे हैं इसने ना, तो dy/dx अलग भी नहीं होगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, dx/dy उधर भेज देता हूँ, x प्लस 3y² इक्वल्स टू y इंटू dx/dy। अब देखिए ये एक वो वाली फॉर्म बनेगी, dx/dy प्लस px, है ना, px बराबर q, वो वाली फॉर्म बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके x होना चाहिए इसके पास, तो हम x को भी उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा y इंटू dx/dy, और ये x भी उसके पास ले गए, माइनस में x आ गया, और 3y² यहीं पे छोड़ दिया, 3y² ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से y से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा dx/dy माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल्स टू 3y²/y। यहाँ से क्या बचेगा, इससे कट के एक y बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर तो आपका क्या आ जाएगा, ये p आपका जो आ जाएगा माइनस के 1/y और q आपका आ जाएगा 3y, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये हो जाएगा आपका e की पावर pd। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, पहचान करने के लिए बता रहा हूँ। और अगर ये y आया है, यहाँ पर y की टर्म आई है तो यहाँ पे dy आएगा, x की टर्म आती तो यहाँ पे dx आ जाता। बस याद करने के लिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब p की वैल्यू रखते हैं माइनस के 1/y और dy। अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस log y, और ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर में log बेस e और y की पावर -1। जब किसी का log का बेस नहीं दिखता तो इसका मतलब वहाँ बेस e है, ठीक है ना। तो
तो यहाँ से ये e की पावर log e ये तो हट जाता है और ये y-1 आ जाता है डायरेक्ट। तो ये आपका जो आ जाएगा ये y की पावर -1 आ जाएगा, यानी 1/y आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका IF। ठीक है, समाकलन गुणांक। अब हमें इस समीकरण का हल चाहिए, समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा आपके पास x इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आई एफ की वैल्यू रख देंगे। आई एफ की वैल्यू कितनी है? 1/y। समाकलन q की वैल्यू कितनी है? 3y। आई एफ की वैल्यू कितनी है? 1/y और डी वाई और प्लस सी। अब y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा x/y इक्वल्स टू, यहाँ पे ओनली 3dy बचा, तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1 का हो जाएगा y और प्लस में आ जाएगा c। अब ये y इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 3y² प्लस cy। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12th में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12th में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी वो विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12th में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दो घटना, सशर्त प्रायिकता का क्वेश्चन बन गया है ना, सशर्त प्रायिकता का। तो इसमें हम 2 घटनाएं मान लेते हैं। पहली घटना हमने ई मान ली, वो क्या है कि विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है। ठीक है, और एफ हो जाएगी आपकी घटना कि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी लड़का है ना, विद्यार्थी लड़का है। अब देखिए एक ई इंटरसेक्शन एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये घटना क्या हो जाएगी कि विद्यार्थी 12th में पढ़ता है और लड़का है ना। तो हम लिखेंगे विद्यार्थी लड़का है और 12th में पढ़ता है, या ऐसे लिख लो 12th में पढ़ता है और लड़का है। विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12th में पढ़ता है। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। अब देखिए अगर मैं पी ई ओवर एफ हमें फाइंड करना है, पी ई ओवर एफ हमें फाइंड करना है। इसके लिए आपको पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिएगा और पी ऑफ एफ चाहिएगा। तो पी ऑफ एफ देखते हैं हम क्या है। विद्यार्थी लड़का है, इसकी क्या प्रायिकता है? विद्यार्थी लड़का है। तो देखिए उसने कहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं। तो लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? लड़का होने की प्रायिकता हो जाएगी 230/500। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी है। अब उसने ये भी कहा कि 20% लड़के कक्षा 12th में पढ़ते हैं, यानी 20%, किसके 20%? जितनी लड़कों की संख्या है उसी का तो 20% 12th में पढ़ते हैं ना, है ना। तो अगर मैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखूंगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पहली बात तो ई इंटरसेक्शन एफ में ही कितने विद्यार्थी आएंगे वो हमें देखने हैं। वो आएंगे 230 का 20% जितना होता है उतने विद्यार्थी इंटरसेक्शन एफ में आएंगे जो लड़का है और 12th में पढ़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो ये आएगी कि 230 का 20%, ये तो अपने फेवर में है, और अपॉन में आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा टोटल, यानी 500। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर मैं पी ई ओवर एफ निकालना चाहता हूँ तो उसका मतलब ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ठीक है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये आपका आ जाएगा, यानी 230 गुना 20/100, और अपॉन में इसके 500 भी है, तो अपॉन में 500 और डिवाइड्स बाई 230/500। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 230 से 230 कैंसिल आउट हो गया, 500 से 500 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका 20/100 यानी 1/5, और ये आ गया आपका 0.2। ठीक है ना, ये आ गया आपकी प्रायिकता 0.2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गया क्वेश्चन बच्चों, छठे का गया क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है कि यदि a बराबर ये हो तो सिद्ध कीजिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, ये हमने कहाँ कर रखा है, ये हमने कर रखा है बच्चों, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है ना, 324 BD कोड में ये आपका 9th का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं, 2023 में आया हुआ है ये। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके उसको देख लेना। ठीक है, यह क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि n×n पर संबंध R, यानी n×n पर चेक करना है, जहाँ रिलेशन ये है
तुल्यता संबंध है, यानी ये रिलेशन इस तरीके का इसने दे रखा है और ये तुल्यता संबंध हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समतुल्यता के लिए लेकर के चलते हैं, ठीक है। तुल्यता संबंध कौन सा होगा, जो समतुल्य, सममित और संक्रमक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा वो आपका तुल्यता यानी एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, है ना, यानी तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम समतुल्यता के लिए चलते हैं, समतुल्यता के लिए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, माना इसमें एक एलिमेंट उठा करके चलेंगे हम, ठीक है, जिस भी सेट में से उसने दिया है उस सेट में से, n क्रॉस n में से, ठीक है ना, हम एक सेट उठा करके लेके चलेंगे, सॉरी एक एलिमेंट उठा करके लेके चलेंगे। हमने ए बी उठाया, मान लिया किसमें से, ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, n क्रॉस n, n क्रॉस n एक सेट है, उसमें से हम लेकर के चले। इस प्रकार है कि अब ये इस तरीके से है कि अगर ये रिलेशन इसी पे मैं लगाऊं, अगर इसी पे मैं लगाऊं तो वो भी इसी में आना चाहिए n क्रॉस n में, क्योंकि n क्रॉस n से n क्रॉस n में ही ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अगर ये CD होता तो A का हम D के साथ मल्टीप्लाई करते और बराबर रख देते B और C की, यानी बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके बराबर रख देते अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी A भी आ जाएगा, फिर बराबर रख देंगे अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके BA। तो बस हमें ये देखना है कि क्या ये बराबर सही है, क्या बात ये, तो AB बराबर AB है, यानी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई कर गया। हम यहाँ कहेंगे अतएव रिलेशन R या संबंध R एक समतुल्य संबंध है। अब ये समतुल्य तो हो गया, अब सममित के लिए चलते हैं, ठीक है ना, एक समतुल्य संबंध है। अब किसके लिए चलते हैं, अब सममित के लिए चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सममितता के लिए, किसके लिए, सममितता के लिए, यानी सिमेट्रिसिटी, ये रिफ्लेक्सिविटी था, ठीक है ना, सममितता के लिए। तो इसमें हम दो एलिमेंट उठा करके चलते हैं। इसमें तो हमने एक ही एलिमेंट उठाया था ए बी, इसमें दो एलिमेंट उठाएंगे, माना ए कोमा बी और सी कोमा डी, दो एलिमेंट उठा लिए, बिलोंग्स टू n क्रॉस n, n क्रॉस n में से ही उठाएंगे। इस प्रकार है कि अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखो सममितता ये होती है कि अगर मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में ये रिलेशन लगाऊं, पहले ये रखूं फिर ये रखूं, तो जो आएगा वो ही तब आना चाहिए जब मैं पहले इसे को रखूंगा और इसको रखूंगा, ठीक है ना। ये दो एलिमेंट में इसने दे रखा है, अदरवाइज ऐसा होता है कि जो A R B, यानी दो एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ A और एक ले लेता हूँ B, जो रिलेशन इसमें आ रहा है वो ही रिलेशन इसमें आना चाहिए B R A में, तब ये सममित माना जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ A जो है वो पूरा ये पूरा है, और ये जो B है ये B ये पूरा CD है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ये लेकर के चलेंगे A कोमा B रिलेशन या रिलेटेड टू C कोमा D, और किस तरीके से रिलेटेड होंगे, जो इसने दिया है उस तरीके से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये है कि A की गुना D में हो जाएगी AD बराबर, और B की गुना C में हो जाएगी यानी BC। अब हमें चाहिए कि CD पहले आना चाहिए और AB बाद में आना चाहिए, ठीक है। ये चाहिए कि CD पहले होना चाहिए R और AB बाद में होना चाहिए। तो अगर ये होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, C की गुना B में होनी चाहिएगी और D की गुना A में होनी चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं ये ऐसे पलट करके लिख दूं BC कोमा AD, तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा, अब भी AD बराबर BC, अब भी AD बराबर BC है। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CB बराबर DA, ऐसे लिख देता हूँ। इसको उलट पलट कर दिया, गुना है ना, ये तो गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की 3 में करोगे जब भी 6 आएगा, 3 की 2 में करोगे तब भी 6 आएगा, ठीक है ना। तो AD को मैंने DA लिख लिया। लेकिन अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कि C कोमा D रिलेटेड टू A कोमा B। देखिए बाहर बाहर वालों की गुना CB आ गया, अंदर अंदर वालों की गुना DA आ गया, तो बराबर बना इसी से ये। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अतः संबंध R एक सममित संबंध है, यानी ये सममित संबंध भी हो गया, सममित संबंध है। अब हमें तीसरा दिखाना है एक संक्रमक। जैसे हमने संक्रमक दिखाया
उसी के साथ ही ये क्या हो जाएगा, एकदम एकदम ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो संक्रमक हम दिखाएंगे यही मेन है, बस ये दो तो एक तरीके एकदम से दिखाए जाते हैं, आसान से होते हैं। ये तीसरा थोड़ा टिपिकल पड़ता है, ज़्यादा भी टिपिकल नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है, एकदम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझने की बात है ना। संक्रमकता, संक्रमकता के लिए, ठीक है। देखिए संक्रमकता में हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 एलिमेंट उठा करके चलते हैं। कितने? 3 एलिमेंट, माना ए बी, बी सी और सी डी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, यानी हमने एन क्रॉस एन में से उठाए। इस प्रकार हैं कि अब जो रिलेशन, यानी संक्रमकता ये कहती है कि अगर जो रिलेशन में ये 3 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन सेटिस्फाई हो, इन दोनों का रिलेशन सेटिस्फाई हो, और फिर तीसरे का भी रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी पहले का और लास्ट वाले का। दो तो ये 3 एलिमेंट तो ऐसे लेकर के ही चलने हैं कि पहले 2 का रिलेशन और दूसरे तीसरे का रिलेशन सेटिस्फाई करें। बाद में हम देखेंगे कि पहला और तीसरा भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए कोमा बी रिलेटेड टू बी कोमा सी, इसके हिसाब से क्या होगा इसका रिलेशन, ए डी बराबर बी सी, यही होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा हम ये लेकर के चलते हैं इसमें और इसमें रिलेशन, यानी बी सी रिलेटेड टू सी डी। इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बाहर बाहर वालों की गुना, यानी बी डी, अंदर अंदर वालों की गुना, यानी अंदर अंदर वाले सी सी कैसे हो गया ये, बी सी और सी डी, ए बी बी सी, सॉरी बी डी और सी सी, अरे ये गलत लिख दिया क्या, ए बी, हाँ ये गलत लिख दिया, ये ए बी है और ये सी डी है और ये ई एफ है, ई एफ, इसमें तीसरा एलिमेंट ई एफ ले लो आप, ठीक है ना, ये गलत ले लिए भाई, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी डी, ए बी सी डी, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। और ये सी डी लेना है ये वाला, और इसके साथ ये ई एफ होना चाहिए, तो ये सी के साथ एफ आ जाएगा, सी के साथ क्या आ जाएगा, एफ, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, सी एफ, बाहर बाहर वालों की गुना, अंदर अंदर वालों की गुना, यानी डी ई, सी एफ और डी ई। अब यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी ई इक्वल्स टू सी एफ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर देखिए अब क्या होगा, अब जब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन ई इक्वल्स टू बी सी को इससे डिवाइड कर दूंगा, सी सी कट जाएगा, बी अपॉन एफ आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, यानी ये ए एफ हो गया और इसकी मल्टीप्लाई बी ई होगी, ठीक है। यानी ये बाहर बाहर वाले हो गए, ये अंदर अंदर वाले हो गए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ एक बाहर वाला ये रहा और फिर इसके साथ ये अंदर वाला है ए बी, रिलेटेड टू किसके, एक बाहर वाला ये बाहर बाहर वाले तो ये है ना दोनों, ये दोनों अंदर वाले हैं। तो बच्चे कौन से, एक तो ए बी आ गया, अब बच्चे ई और एफ, ठीक है ना, बाहर वाले और अंदर वाले। तो ये अंदर वाला था दूसरा वाला, ये एफ बाहर वाला था। अब देखिए हम क्या लेकर के चले, पहले इन दोनों को लेकर के चले, फिर इन दोनों को लेकर के चले। अब तीसरा ये मिलना चाहिए था मुझे, पहला और लास्ट वाला, तो ये पहला और लास्ट वाला मिल गया ना, ए बी और ई एफ। अतः ये संबंध क्या हो गया, अतः संबंध आर संक्रमक संबंध भी है, संक्रमक संबंध भी है। अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा अलग है क्योंकि इसमें पेयर वाले एलिमेंट हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देने बात है। बस अगर आपने ध्यान से करा इसको तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बस इसमें ये जो एलिमेंट है अवयव, ये पेयर के रूप में है, एक जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में, इसलिए थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन है आसानी ये भी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला 6 का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले कर चुके हैं हम, तो इसको आप इसको प्लीज़ वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 324 BC BA कोड में है,
324 BA कोड में 6 का गया क्वेश्चन है। लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना ये कोड। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का क्या क्वेश्चन, ठीक है ना। 7वें का क्या क्वेश्चन जो है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है, और ये ही क्वेश्चन सेम आया हुआ है, तो ये आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये आया हुआ है आपका 324 BB कोड में है ये, ठीक है। वहाँ पे 7वें का क्या है, ये बस इक्वेशन आगे पीछे है, ठीक है ना। सेम इक्वेशन है, बस ऐसा हो सकता है ये वाली इक्वेशन यहाँ दे रखी हो, ये वाली इक्वेशन यहाँ दे रखी हो, ठीक है ना। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें के ख क्वेश्चन पर। आव्यूह ए है आपका, और इसमें आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। 2 0 -1 और 5 1 0 0 1 3। देखिए इनवर्स निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको प्रोसेस बिल्कुल पता है। अगर आपको बिल्कुल प्रोसेस से देखना है कि कैसे मुझे पेपर में करना है, तो 324 AX कोड में, यानी जो 2023 में पहला ही कोड है, आप उसमें जाइएगा और उसमें वहाँ जो भी इनवर्स वाला क्वेश्चन है वो देखिएगा। उसको मैंने बिल्कुल प्रोसेस से करा रखा है, जैसा आपको पेपर में करना है, ठीक है ना। अगर इस तरह करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या क्या वैल्यू इसमें आएगी, आप अपनी मिला लेना, ठीक है ना। करना तो आपको सबको आता ही होगा ये, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय है, सॉरी व्युत्क्रमणीय है, यानी जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अगर ये 0 आ जाता तो ये अव्युत्क्रमणीय हो जाता, यानी उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते थे। तो अब हमें क्या करना है, इसके सहखंड निकालने हैं। सहगुणनखंड कह सकते हो या सहखंड भी कह सकते हो। तो आपको सहगुणनखंड निकालने हैं इसके। सहगुणनखंड सब हर एलिमेंट के अलग अलग निकलेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके अलग अलग निकलेंगे। तो फिर उनसे एक आव्यूह बनेगी बी, सहखंडों से बनी आव्यूह। वो जो आव्यूह होगी उसको हम क्या करेंगे, ये आपकी आएगी, आप मैच कर लेना, ठीक है ना। 6 - 2 1 - 5 और 2, ठीक है ना। इस तरीके से मैं फिर बता दूं आपको, अगर आपको ये पूरा देखना है कि कैसे निकलते हैं ये, तो 324 AX कोड में जाना। 2023 में पहला ही कोड है जो मैंने वहाँ बिल्कुल प्रोसेस से करा रखा है, बिल्कुल एक एक चीज़ बता रखी है, ठीक है ना। आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको मिला लेना, अगर आपने इसको कर रखा है तो। फिर एडजॉइंट ए निकलेगा। एडजॉइंट ए क्या होगा, इस बी का परिवर्ताव्यूह होगा। बी का परिवर्ताव्यूह, बी का परिवर्ताव्यूह क्या होता है, इसकी रो को कॉलम बना दीजिए बस। 3 - 15 और 5, पहली रो को पहला कॉलम बना दिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। -1 6 - 2, तीसरी को तीसरा कॉलम 1 - 5 और 2, ठीक है। ये आपका परिवर्ताव्यूह आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1/a ये जो है इसकी वैल्यू तो 1 आई थी ऊपर, है ना, इसकी वैल्यू तो 1 आई थी, तो यहाँ पे 1 रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यानी आपका जो इन्वर्स आ जाएगा वो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। 3 - 15 और 5 -1 6 - 2 1 - 5 और 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। बस जहाँ तक मैंने देखा है अनसोल्ड में ये 5 जो है प्लस में आ रहा है, मेरा नेगेटिव में आ रहा है। मैंने क्रॉस चेक भी किया था, मेरा तो माइनस ही आ रहा है। अगर आपका ये प्लस आ रहा है तो मुझे बताइएगा आपका आ क्या रहा है, माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वें का क्या क्वेश्चन, और उसका भी पहला पार्ट। देखिए बच्चों, आसान क्वेश्चन है ये भी। 0 से π/2 √10x अपॉन √ फिर 10x और प्लस √cot x और dx, ठीक है। इसको हम i मान लेते हैं, माना i बराबर ये है, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जब भी 0 से π/2 आपकी लिमिट होगी तो आप परगुण 4 लगाएंगे। ज़्यादातर केस में परगुण 4 चल जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परगुण 4 लगाएंगे। परगुण 4 कौन सी है, देखिए वो भी बता देता हूँ आपको। परगुण 4 ये कहती है कि अगर आपके पास 0 से a कोई फंक्शन है f(x) dx, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 से लिमिट तो वही रहेगी, f(a - x), ठीक है। x की जगह a - x कर सकते हैं, dx कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का मान एक ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें परगुण 4 लगाई हमने, परगुण 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट तो ये रहेगी 0 से π/2, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम अपर लिमिट में से x घटा करके लिखेंगे। तो इस x में क्या लिखेंगे हम, π/2 - x, तो ये आ जाएगा π/2 - x, और अपॉन ऐसे ही x की जगह यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा 10 π/2 - x प्लस √cot, ये भी आ जाएगा π/2 - x, ठीक है, और ये आ जाएगा dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से π/2
टेन पाई बाई टू माइनस एक्स यानी टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोट थीटा पॉजिटिव में, तो ये कोट एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे वाला ये भी कोट एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये टेन कोट वाला टेन में आ जाएगा, टेन एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ये भी आई है। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, 1 प्लस समीकरण नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी तो आई और आई तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2। अब देखिए ये और ये दोनों की लिमिट सेम है तो सेम एक ही लिमिट दे दूं, ठीक है ना। जोड़ेंगे बाद में, आप जो पेपर में करोगे दोनों को अलग अलग जोड़ के दिखाना, पहले ये लिखना फिर बीच में प्लस लगाना फिर ये लिखना, ठीक है। मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे एक लिमिट फिर जोड़ने के बाद एक लिमिट लगाकर इसको अलग अलग ऐसे कर लेंगे, अंडर रूट 10x और इसके अपोन में आपका हो जाएगा, इसके अपोन में हो जाएगा आपका रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स, फिर प्लस लगाएंगे और फिर ये सेकंड वाला रूट कोट एक्स डिवाइड्स बाई रूट कोट एक्स प्लस रूट 10x और पूरे के बाहर लगा देंगे dx, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए आप रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स और इसमें भी रूट 10x, ओ सॉरी ये रूट यहाँ तक है बस, ये आगे का रूट नहीं है ना, रूट कोट एक्स प्लस रूट 10x यानी ये नीचे वाली दोनों की सेम है। तो जब नीचे वाले दोनों की सेम है तो एलसीएम में ऊपर वालों को जोड़ करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, जो ऊपर आएगा वही नीचे आ जाएगा, ऊपर भी रूट 10x प्लस कोट एक्स आ जाएगा, रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स, और नीचे भी यही आ जाएगा रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स, ठीक है, और dx। तो इस पूरे से ये पूरा कट के 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 dx, ठीक है ना, 0 से पाई बाई 2 1 dx और इधर चलेगा 2i। तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू 1 का समाकलन होता है x और लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 और आपका ये i इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो i इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8वें का का ही सेकंड पार्ट जी क्या कहता है, सिद्ध कीजिए 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस ई 1 प्लस 10x dx इक्वल्स टू पाई बाई 8 लॉग बेस ई 2, यानी ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी 0 से लेकर के a तक है, 0 से लेकर जब भी a तक, यानी a यहाँ कुछ भी हो a तक हो, तभी आप क्या करोगे, आप लिमिट जो आपको परगुण 4 है वो आपको लगा करके देखनी है, ठीक है ना। ज़्यादातर केस में वो एप्लीकेबल होती है, चल जाती है। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसकी और इसको i मान लेंगे, माना i बराबर 0 से पाई बाई 4, यही है लॉग बेस ई 1 प्लस 10x, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें परगुण 4 वही लगाई, परगुण 4 दोबारा वही लिख लेना पीछे से जो हमने लिखी थी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा लॉग बेस ई 1 प्लस 10, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, अपर लिमिट में से x घटा करके लिखना है हमें dx। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो सही से, तो 0 से पाई बाई 4 ये आ जाएगा लॉग बेस ई 1 प्लस 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b 10x, ठीक है, और dx। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 से पाई बाई 4 लॉग e, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है 10 45, 1 माइनस 10x और डिवाइड्स बाई 1 प्लस 10x, ठीक है, dx हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस ई, देखिए ये पूरा एलसीएम में ऊपर चला जाएगा, जब एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x और डिवाइड्स में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x एलसीएम में, ठीक है, dx। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस ई, देखिए ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है, dx। अब ये log m अपॉन n हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log m माइनस log n, यानी log m माइनस log n 1 प्लस 10x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, इन सबको मैं लिमिट अलग अलग कर सकता हूँ, 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस 10x dx,
ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 थी ऊपर और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 यही थी पूरी, आई बराबर ये था पूरा प्लस में, ठीक है ना। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा इधर तो 2i हो जाएगा, और इधर इससे ये जो है देखिए देखिए ये वाला माइनस में है और समीकरण 1 में यही चीज़ प्लस में रखी हुई, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ। तो हम इसको लिखेंगे 0 से π/2 log 2 dx। अभी log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 अंदर क्या बचा 1 का हो जाएगा आपका x, और ये आ जाएगा 0 से π/2। तो ये आएगा 2i इक्वल्स टू log 2 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा इधर, सॉरी 1 2 शायद पहले भी चला था क्या बाहर, नहीं सही था ये, log 2 कुछ भी नहीं चला था बाहर। ये लिमिट π/2 नहीं π/4 है, यहाँ पे दिक्कत हुई बस, π/4 है, तो ये π/4 हो जाएगी, तो ये π/4 आ जाएगा। तो ये 2 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू π/4 इंटू ये 2 तो π/8 हो जाएगा, और log में आ जाएगा 2, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, यही लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। इसको लिख देना बराबर LHS, फिर प्रूफ लिखना, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख क्वेश्चन। बच्चों ख क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन बिल्कुल है ना। ये कहाँ है, 324 AX कोड में, जो कि 2023 में आया हुआ है, वहाँ पे ये 8वें का क है, ठीक है, 8वें का क है। और इसी तरीके से आपका जो अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको 9th का जो क क्वेश्चन है, 9th का क क्वेश्चन जो है, चलो उसको आगे करेंगे, है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये जो 9th का क क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हम कर चुके हैं पहले, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बार बार करा करके कुछ फ़ायदा नहीं है इनको, जब हमने एक बार करा रखे हैं ना, वीडियो लंबी हो जाती है उसमें। तो हम क्या करते हैं, ये 324 AX में आप जाओगे, मैं प्लेलिस्ट की लिंक जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। 324 AX ये 2023 में आया हुआ है, सबसे पहला कोड, ठीक है ना। वहाँ पे 7वें का ख क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आपके नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं 9th के ख क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। ये कह रहा है कि यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई हो और cos a प्लस माइनस के 1 के इक्वल ना हो, तो सिद्ध कीजिए ये dy/dx निकालना है आपको, ठीक है। और ये देखिए cos स्क्वायर a प्लस वाई भी आना है इसमें, तो यहाँ से कुछ आइडिया लगा मुझे कि cos स्क्वायर a प्लस वाई लाना है, तो ये इसके अपॉन में लाओ, ये आ गया cos y अपॉन cos a प्लस वाई और इक्वल्स टू x। अब इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो, dwr2x यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाला ही एज इट इज cos a प्लस वाई, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos y का क्या होता है माइनस के साइन y, और y का dy/dx, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का। अब ऊपर वाला एज इट इज cos y, नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का क्या हो जाएगा माइनस के साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो a का 0 y का dy/dx, ठीक है। तो इसमें भी dy/dx मल्टीप्लाई में आएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे जो है x रखा है इसका आ जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए dy/dx ले लेते हैं कॉमन, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस के cos a प्लस वाई मल्टीप्लाई में साइन y, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा cos y और साइन a प्लस वाई, और पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया आपका dy/dx, और इक्वल्स टू में आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये क्या फॉर्मूला बना, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बना, साइन a ये रहा और b ये रहा, और इनटू में है आपका dy/dx, और इक्वल्स टू है आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल आउट होकर के यहाँ क्या बचेगा साइन a मल्टीप्लाई बाई dy/dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहाँ से dy/dx की जब वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगी cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दे रखा है y बराबर साइन एक्स होल पावर 10x, कह रहा है dy/dx निकालो। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों तरफ, तो लिख लेना दोनों तरफ लॉग लेने पर।
इधर भी log ले लेंगे और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा sin x होल पावर 10x। तो यहाँ पे log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है n log m, n आगे आ जाता है, यानी जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है log के, ये log की प्रॉपर्टी कहती है। ये हो जाएगा log sin x। log की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर log m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा और इसको हम log m लिख सकते हैं, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी है जो हमने यूज़ की यहाँ पर। अब देखिए, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं dw/2x, तो ये क्या हो जाएगा log y का 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये दो फंक्शन हो गया आपके पास अलग अलग, तो एक को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को आपको सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 10x, सेकंड का डिफरेंशिएशन log sin x का 1/sin x और sin x का दोबारा करेंगे cos x, ठीक है। अब की बार प्लस में log sin x जो का तू दूसरा फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का करेंगे, 10x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये तो हो गया 10x, ये हो गया cos/sin cot x और प्लस ये हो गया आपका sec स्क्वायर x log sin x, आगे पीछे लिख दिए बस, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए ये dy/dx है और ये जो y है इधर मल्टीप्लाई में ले गया हूँ, 10x को 10x लिखा रहने दो, cot x को 1/10x लिख लो, इससे कैंसिल आउट होकर के 1 बचा देगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x log sin x, ठीक है, log sin x। अब देखिए dy/dx इक्वल्स टू, y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है सबसे ऊपर जहाँ क्वेश्चन दे रखा है इसने, ये y की वैल्यू sin x होल पावर 10x, ठीक है, और यहाँ पे बचा 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आंसर है ये तो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था और पेपर भी आसान था ये, ठीक है ना। तो बच्चों आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी सेट अगली वीडियो में हम देखेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट देखेंगे, ठीक है ना। EY था ये, अब इसके बाद EZ होगा मेरे ख्याल से, तो उसको भी हम करेंगे। अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है या जो क्वेश्चन हमने दूसरे पेपर में करा रखे हैं उनमें आपको दिक्कत है, तो आप या तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या आप मुझको ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है ना। या और भी कोई क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन है आपका वो आप ईमेल कर सकते हैं, मैं पूरी जो है आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना बच्चों। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।